उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं आज। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आया था प्रोजेक्ट के अंदर जब हमने प्रोजेक्ट बनाया था। तो इसमें अब देखिए एक हमने वो सारा सिस्टम समझ लिया कि यार हम कोर जावास्क्रिप्ट के ऊपर कैसे काम कर रहे थे। जावास्क्रिप्ट की फाइल्स थी, उसमें हम काम लिखते थे, वो HTML की फाइल के साथ कनेक्टेड थी स्क्रिप्ट के टैग के थ्रू, और वो सब रन होता था, उसी को हम पूरे उठा के डिप्लॉय कर दिया करते थे, ठीक है। तो अभी तक ऐसे काम करते हुए आए हम। अच्छा, कोई अगर लाइब्रेरी वगैरह कुछ इंस्टॉल करनी होती, यूज़ करनी होती, तो हम क्या करते उसमें CDN वगैरह के थ्रू यूज़ करते थे ऐसे। और हमने टाइपस्क्रिप्ट का ही तो आपने देख लिया था कि हमने टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर डाउनलोड किया और उसके थ्रू टाइपस्क्रिप्ट किया, ठीक है। तो अब जो है इतनी सारी चीज़ें हमें मैनुअली करनी पड़ रही हैं और सारी चीज़ों को खुद देखना पड़ रहा है। प्लस कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई थी कि भाई मॉड्यूल बंडल होता है, जो काफ़ी सारी फाइल्स में आप काम करते हैं उनको बंडल बना देता है, मतलब 10 फाइल को जोड़ दिया एक फाइल के अंदर, ठीक है। तो इस तरह की जैसे बेबी वाली चीज़ें हो गई और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम मैनुअली करते हैं। फिर हमारे पास इस तरह के बिल्ड टूल आते हैं, जैसे कि एक हम कर रहे हैं बीट या वाइट जो भी बोल लें, सही है। तो इस तरह क्रिएट भी एक टैब है और पार्सल है, इस तरह बहुत सारे हैं, लेकिन ये बड़ा पॉपुलर है आजकल, मतलब टॉप है, ये सब इसी को ही आजकल यूज कर रहे हैं। और इसकी एक खास बात ये है कि बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है, बहुत जल्दी बिल्ड बनाता है और ऑप्टिमाइज भी है, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ों को हटा देता है, चीज़ों को ऑप्टिमाइज वे में लेके चलता है, ठीक है। तो इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो हम इसके थ्रू जब काम करेंगे तो जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सभी खुद संभालेगा, ठीक है। वेबपैक वाली चीज़ें मॉड्यूल बंडल वाली हो गई वही संभालेगा, बेबिल वाली संभालेगा, हर चीज़ की टाइपस्क्रिप्ट की चीज़ें खुद संभालेगा, ठीक है। तो हमें बस इसको यूज़ करना है, कोड लिखना है। अच्छा, जब हमारी वेबसाइट बन जाए या एप्लीकेशन हमारी रेडी हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे ये बिल्ड बना के देगा हमें। बिल्ड क्या होगी, जो हमारी सारी फाइलों का बंडल बना के एक स्टैटिक बिल्ड निकाल के देगा। स्टैटिक बिल्ड क्या होगी, सिंपल HTML जावास्क्रिप्ट CSS की फाइल जो कि हम करते आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए आपको सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट नजर नहीं आ रही, ठीक है, इसमें बहुत सी फाइलें हैं। ये जब हमारा काम हो जाता है तो हम इस सारे कोड से बिल्ड निकालते हैं, उसमें हमें HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की फाइल मिलती है। ये समझ आ गया, ठीक है जी। तो फिर आपसे हम यही यूज़ करेंगे, इसी के ऊपर वेबसाइट बनाएंगे, सब होगा। अच्छा, अभी हमने वीट से सिर्फ React.js का प्रोजेक्ट बनाया है, सिंपल React.js एक लाइब्रेरी जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस की, रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाने के लिए UI कंपोनेंट्स, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं, सिंगल पेज है, ठीक है, रीयूजेबल कंपोनेंट्स बना सकते हैं, परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छी है, ठीक है। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, और लेकिन बेहतर ये है और रिकमेंडेड भी यही है कि भाई आप जो है इसका फ्रेमवर्क यूज़ करें, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो लाजमी है, ये नहीं चलेगा। फ्रेमवर्क देखें उसमें अलग फ़ायदे हैं, ठीक है। SEO का सबसे बड़ा फ़ायदा है इसमें। तो अगर आप ऐसी कोई वेबसाइट बना रहे हैं जो इंटरनेट पे जाने वाली है, जैसे किसी दराज जैसी वेबसाइट बना दी, कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट बना दी, ठीक है, या किसी बिजनेस के लिए वेबसाइट बना दी, तो उसमें रिकमेंडेड ये है कि अब आप Next.js पे फ्रेमवर्क पे जाएं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि यार नहीं मैं तो पब्लिक में नहीं बल्कि एक डैशबोर्ड बना रहा हूँ जो कि इंटरनली यूज़ होगा, जैसे SMIT में अपना LMS यूज़ होता है, इंटरनली यूज़ हो रहा है, ठीक है, कोई उसका गूगल से ताल्लुक नहीं, गूगल पे सर्च करके कोई नहीं जाता, ठीक है ना। तो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, सपोज हो गया, पॉइंट ऑफ सेल हो गया, ERP हो गया, इन्वेंट्री या जो भी सिस्टम हो गया, तो हम सिंपल React पे बना सकते हैं, ठीक है। और बाकी हमें लगता है कि इसमें SEO वाली चीज़ें भी आएंगी और वेब वाली चीज़ें आएंगी, गूगल पे सर्चिंग और ये सब फीचर्स आएंगे, तो फिर उसमें क्या बेहतर है कि हम फ्रेमवर्क पे आ जाए। अच्छा, फर्क कुछ भी नहीं है, जो React के समझे React को उठा के वहाँ पे रख दिया, ठीक है, एक रैपर लगा दिया, मतलब समझ लें कि ब्रांडेड
पैकिंग में आपने अपना लोकल चीज़ डाल दिया, ऐसा सिंपल रैपर है। मतलब सुन के लग रहा होगा भाई अब ये पढ़ो फिर वो पढ़ो, ऐसा नहीं है। मतलब जो ये है वो वही है, और उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स मिल रहा है, ठीक है। जैसे आपने अभी टाइप स्क्रिप्ट पढ़ा तो कुछ अलग लगा नहीं, मतलब एडिशनल फीचर मिल रहा है। नहीं करोगे तो भी मसला नहीं है, लेकिन करोगे तो फायदा है। तो इसी तरह नेक्स्ट.js का भी ये सीन होगा, आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे उसमें अच्छी राउटिंग, अभी राउटिंग देखेंगे हम क्या होती है, एक उसमें SSR मिल जाएगा, सर्वर साइड रेंडरिंग, और काफ़ी सारे आपको एडिशनल फीचर्स मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट.js की एक और अच्छी सपोर्ट है कि आप सेम प्रोजेक्ट में बैकएंड APIs भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका एक फ़ायदा है। तो पहले हम ये रेक को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट.js पे जाके उसके जो एडिशनल फीचर है वो समझ लेंगे, बाकी रिएक्ट जो है वो वैसे का वैसा रहेगा। सही है जी। सॉफ्टवेयर होते हैं ना, हाँ ERP सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंपनी की और चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं कि भाई स्टॉक्स को क्या माल आया क्या गया, पैकिंग कब हुई, ये वो इनवॉइस बनना, ठीक है, रिसिप्ट देना, तो मैनेजमेंट में आता है ERP बोलते हैं उसको, ठीक है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ करती हैं उसको, ठीक है। इन्वेंट्री वही हो गया कि भाई आपका गोदाम या कुछ है तो क्या आ रहा है क्या जा रहा है, किस टाइम पर आ रहा है, कौन लेके जा रहा है, ठीक है। तो सारी मैनेजमेंट वाली चीज़ होती है। पॉइंट ऑफ सेल जो आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स में लगा हुआ होता है, आप गए भाई पिज़्ज़ा चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो जल्दी सेलेक्ट किया, आपको रेसिपी निकाल दी, पॉइंट ऑफ सेल होता है। तो इस तरह के और भी सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत सारे जो कि चल रहे होते हैं डिफरेंट कंपनीज के अंदर, ठीक है। क्या होगा क्या रिएक्ट नहीं ना, हाँ वो तो देखिए वजह इसकी ना सिंपल होती है कि एक नई चीज़ आ गई, देखिए हम सब कम्युनिटी है, हम सब डेवलपर्स बैठे हैं क्लास के अंदर ना। अच्छा अभी हम जो है ना पानी पी रहे थे, बाहर एक डिस्पेंसर लगा हुआ था, उससे सब उठते हैं पानी पीते हैं आ जाते हैं। अब जो है ना नया डिस्पेंसर आ गया बाहर, अब जो है ना आधे से ज़्यादा लोग जो है ना उस डिस्पेंसर से पानी पी रहे हैं, आधे से पी रहे, ठीक है। कुछ टाइम बाद जो ये वाला डिस्पेंसर का ओनर है वो बोलेगा भाई काम करो सब उसी से पी लो, ठीक है ना, फिर सारे लोग उधर चले गए। तो मैं जो है ना इसकी ताकि मेंटेनेंस बंद कर कि मैं इसमें रोज साफ कर रहा हूँ, इसको पानी डाल रहा हूँ, तो इसको हटाई दो ना जब तक वो यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपल ये, तो ये लाइब्रेरीज है ना इनको मैनेज करती है कम्युनिटी, जैसे हम तो नहीं करते अभी, लेकिन जब अच्छा सीख देंगे तो कर सकते हैं। जैसे मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो लोग टाइम निकालते हैं, हाँ किया है मैंने बहुत किया है, ठीक है। तो लोग टाइम निकालते करते हैं। अब एक चीज़ नहीं आई तो कम्युनिटी उठ के उस पर चली और उसको मेंटेन कर रही है नई वाली चीज़ को। अब पुरानी चीज़ जो उसको भी मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा लोग चले गए नई वाली पर, ठीक है। तो अब जो पुरानी चीज़ का ऑनर है ना वो बोलेगा यार सब वहाँ पे चले गए, और वो जो चीज़ है ना वो कौन सी मतलब न्यू है, वो मेरी चीज़ को रैपर में डाल के दिया हुआ है मतलब, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे मेरा भी बिकेगा और उसका भी बिकेगा। तो एक काम करो मैं अपनी चीज़ को डेप्रिकेट कर देता हूँ, सब वहीं चले जाओ, समझे बात को। मतलब हम ऐसा नहीं कि वो यूज़ नहीं करेंगे, यूज़ हम रिएक्ट ही कर रहे हैं, लेकिन ये नए रैपर में मिल गई एडिशनल फीचर्स, एडिशनल बेनिफिट्स हमें मिल गए, ठीक है। ऐसा समझ लें कि इस डिस्पेंसर में पानी गर्म था, वहाँ ठंडा है, ठीक है ना, और पानी दोनों में एक ही है, एक ही कंपनी का है, ठीक है। तो कंपनी का तो फायदा हो ही रहेगा, क्योंकि पानी तो यहाँ पे भी उसी कंपनी से जा रहा था और वहाँ पे भी उसी कंपनी से जा रहा है, ठीक है। तो पहले लोग यहाँ से पी रहे थे, अब वहाँ से पी रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल ये एक छोटे से एग्जाम्पल दिए मैंने, ठीक है। इंटरव्यू में ऐसे एग्जाम्पल नहीं देते ना, तो आपको समझाने के लिए दिए मैंने, अभी आप पानी पिला दो वहाँ पे, ठीक है ना। तो मतलब चीज़ एक ही है जहाँ सब हो, ठीक है ना। अब जैसे ये खुद बोल रहा है ना, देखो क्रिएट रिएक्ट टैब ये पहले से यूज होता है, ठीक है। ये भी पहले नहीं था, इससे पहले कुछ और था, ठीक है। इससे पहले सिंपल रिएक्ट हम यूज करा करते थे, ठीक है। फिर ये बना था, फिर काफ़ी सालों तक ये तकरीबन
2015 से चल रहा था, 14 से बल्कि रिएक्ट आई 2013 में, ठीक है ना। तो अभी जब से चल रहा था, तो अब किसी ने नई चीज़ लॉन्च कर दी, जैसे समझे वाइट आ गया, वाइट बोल रहा है मैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा, प्लस जो है ना मैं चीज़ों को ऑप्टिमाइज करूंगा और कुछ एडिशनल फीचर्स भी दूंगा, ठीक है। लेकिन मैंने ये पूरा रिएक्ट उठा के ही ये बनाया। कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है। देखिए रिएक्ट को ना विदाउट बिल्ड टूल यूज करना, पता है क्या फर्क है? जैसे आपको याद है हम करते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सॉरी क्रिएट एलिमेंट, और एक हमारे पास ये था कि भाई हम जो है ना यहाँ पे ऐसे div बना दें, सही है। तो ये रिएक्ट जो है ना ऐसी रिएक्ट होगी विदाउट बिल्ड टूल वगैरह, और ये रिएक्ट है विद बिल्ड टूल। आसान है, मतलब जहाँ आसानी होगी वहाँ जाएगा ना बंदा पे, ठीक है। तो ये वाली रिएक्ट आज भी यूज कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसमें आप वेबसाइट बनाने बैठेंगे महीना लगेगा, इसमें बनाने बैठेंगे 5 दिन लगेंगे, ठीक है ना। तो देखिए रिएक्ट एक चीज़ आती है ना जब, तो उसके साथ मार्केट में और मज़ीद चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ना नॉर्मल बात है, इसमें मतलब ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। जैसे समझे गाड़ी आ गई ना, गाड़ी बना दी कंपनी ने, अब दूसरी कंपनी जो है ना वो गाड़ी के लिए कुछ चीज़ें बनाएंगी कि भाई गाड़ी तो आ गई, अब एक कंपनी बोलेगी हमसे जो है ना भाई टायर ले लो, अच्छा टायर इस गाड़ी में अच्छा आएंगे, कोई बोलेगी हमसे अलाइविंग ले लो, कोई बोलेगी भाई हमसे जो स्पॉइलर ले लो, ये ले लो, तो अलग अलग चीज़ें बनाएगी कंपनी। गाड़ी तो आ गई, ठीक है। तो लेकिन जब पब्लिक को जो आसानी है ना उस चीज़ पे जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये रिएक्ट का भी सीन है कि भाई हम इसको इसके थ्रू यूज़ करते हैं, लाइब्रेरीज के थ्रू। तो मैंने ऐसे वाले रिएक्ट भी यूज़ किए हैं, मतलब हमारे स्टेशन ने हमें ये वाले रिएक्ट पढ़ाई थी, ठीक है। शायद अभी भी यूट्यूब पे पढ़े लो, हमारे सर अभी भी पढ़ाते हैं इस्लामी में, सर हैदर, जानते होंगे आप लोग, जानते हैं हैदर अली शाह रिएक्ट, देखते हैं कुछ आ जाए तो ब्लॉगर आता है। वो कुछ और रिएक्ट आ गया, ठीक है ना। तो कुछ और नाम रख दिया उन्होंने चैनल का, चैनल पे टेक्नोलॉजिस्ट करके था शायद, ठीक है। वो चैनल का नाम भी भूल गया, तो क्या मिलेगा तो बताऊंगा। उस पर आप देखोगे ना तो ये वाली रिएक्ट भी सर ने हमें करवाई है, ठीक है ना। तो जैसे भी लिया है ना तो हमने बोला वाह यार ये हम वो क्यों यूज़ करें, तो ये यूज़ करनी चाहिए, इसमें चीज़ें अच्छी मिल रही है सारी। अच्छा खैर, इससे पढ़ी थी ना हम, समझ में भी नहीं आई थी बिल्कुल भी। तो फिर देखिए हुआ ये था, तकरीबन 2017 की बात है, मैं हुआ जावास्क्रिप्ट के टेस्ट में फेल, सही है। तकरीबन हमारे 6 टेस्ट हुए और 4 में फेल, 2 में पास, ठीक है। तो क्राइटेरिया ये था एसएमआईटी का कि भाई 4 में पास होने वाले को रखेंगे, क्योंकि एक ही लैब थी पूरे पाकिस्तान में, बादराबाद में, ठीक है, और लाइन लगी हुई थी लंबी पढ़ने वालों की, ये जाहिर सी बात है। तो उस टाइम पे जो ना असल कदर थी, मतलब सीट की, अभी नहीं है जैसे, अभी तो उतना हर कैंपस में इतनी जगह है। तो मतलब वहाँ पे तो एंट्री नहीं मिलती थी, गेट के बाहर ना नाम आते थे, एलिमिनेशन लिस्ट लगती थी कि इसमें अगर आपका नाम है ना तो आप अंदर नहीं आओगे, और जो अंदर आया ना उसको फिर सही डांट पड़ेगी और फिर वो बाहर जाएगा सुबह। तो ऐसे ही था, तो भाई वो देखा हमारा नाम आ गया, मेरा ये तो एलिमिनेट कर दिया है, तो अब क्या होगा। मैंने कहा अच्छा काम मैं अच्छा कर रहा था, और मैंने अपर के ऊपर पैसे वगैरह भी कमा लिए थे, ठीक है, और सबसे अच्छा काम कर रहा था क्लास में, मैं और 4-5 स्टूडेंट और, ठीक है जी। तो मैंने कहा चलो यार हिम्मत करते जाते हैं अंदर, देखते क्या होता है, ठीक है। तो सर अली मुगल होते थे उस टाइम पे हमारे मैनेजर, तो मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा सीन है यार, इतना अच्छा हम पढ़ रहे हैं, तो
तो बोला भाई कोई बात नहीं करनी, बाहर नाम है, आप एलिमिनेट हो जाओ, ठीक है ना। तो फिर मैंने जो है ना एक एप्लीकेशन बनाई थी बड़ी ज़बरदस्त, एयरपोर्ट शेयर का कॉपी, ठीक है ना। ये बताइए कहाँ होगा वो, तो इसका वो ना कॉपी बनाया जाता मैंने, पुरानी यूआई थी तो इसकी नई यूआई और बेहतरीन चल रहा था। उसमें कुछ एडिशनल फीचर डाल दिए, फाइल लॉक और ये वो सिंपल जावास्क्रिप्ट और फायरबेस से बनाया था। तो मैंने देखा सर ये मैंने बनाया, ठीक है, देखा उन्होंने, अच्छा लगा हमको, फिर मुझसे क्वेश्चंस किए, कोड देखा, सब दिखाया। तो फिर मुझे लगा अच्छा एक काम करते हैं कि आपके पास ना 3 दिन है, 3 दिन में रिएक्ट के ऊपर ना कोई एप्लीकेशन बना के दो, ठीक है। अगर आपने कोई एप्लीकेशन बना दी मुझे दिखा दी, मैं सवाल करूँगा आपको, रख लूँगा आपको। तो मैंने कहा सर तो मुझे पता ही नहीं है रिएक्ट क्या है, तो मैं कैसे बनाऊँगा। तो बोला नहीं वो नहीं पता, वो आप खुद देखो, ठीक है। तो बड़ा मुश्किल से वो कोई एप्लीकेशन जो है ना वो बनाई थी, ठीक है ना। तो पूछ के लोगों से, कोई भी हेल्प नहीं कर रहा हो, जिससे पूछो बोल रहा मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। ये तो अभी अभी आया है, ये मतलब आया 2013 में, लेकिन 17 भी ऐसा लग रहा था नया नया कि भाई क्या चीज़ आ गई नहीं, ठीक है ना। तो फिर मैंने जो है वो कोई एप्लीकेशन बनाई थी रिएक्ट के ऊपर, तो जो कि पड़ी हुई होगी आज भी गिटहब के ऊपर। ठीक है ना, तो देखते हैं किस पर बनी हुई थी, कैसी थी। ठीक है जी, तो इधर है भाई, ये शायद ये भी यही होगा 18 तक। तो फिर ये उस टाइम की रिएक्ट थी, लेकिन देखो उस टाइम को भी किसी बिल्ड टूल वगैरह के थ्रू ही बनाया हुआ है, ठीक है ना। 7 साल हो गए। हाँ तो अब आप देखिए इसमें हम ना पैकेज डॉट जेसन एक फाइल होती है, इसमें डिटेल होती है, इसमें जाके देखते हैं कौन सा पैकेज था। तो देखिए इसमें ये सारी ये बनी हुई क्रिएट रिएक्ट ऐप से थी, और इसमें ये सारी डिपेंडेंसी जो है ना ये खुद डाल देता है, ठीक है। अच्छा तो ये बड़ा खराब कोड लिखा हुआ है, अभी तो खैर बहुत कुछ अच्छा हो गया है। तो देखिए स्टाइल होता था अलग से, ये जावास्क्रिप्ट पे सारी, और ये क्लास यूज होती थी। देखें क्लास याद है तुमने पढ़ी थी, देखिए क्लास हुआ है, ये एक्सटेंड्स का मतलब क्या होता था, इनहेरिटेंस वगैरह। तो ये पूरी क्लास है, देखिए कंस्ट्रक्टर इसके अंदर आ गया, ठीक है ना। तो मतलब बड़ी बेहतरीन रिएक्ट थी, और ये जिसने मतलब उस टाइम पे ऐसी डिमांड थी कि जिसने इसको पढ़ लिया ना तो उसकी ऐसी जॉब लगती है फौरन से कि इसको पता है, इसको रिएक्ट आती है, ऑफर्स की लाइन लग जाती है, आ जाओ, ठीक है ना। तो मैंने भी फिर बहुत सारी जगहों पे जॉब की, ठीक है, लेकिन वो फ्रीलांसिंग में भी फिर इतनी डिमांड आ गई रिएक्ट की, तो मैं वहाँ पैसे ज़्यादा मिल रहे, जॉब पे मुझे मिल रहे थे 20,000, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कंपनी में जाता तो हो गए थे 35,000, ठीक है। फ्रीलांसिंग में एक ही मतलब प्रोजेक्ट में $300-400, ठीक है, और प्लस क्लाइंट ने $50,000 के टिप दे के जाता हूँ ना, मेरा ये अच्छा है भाई। तो उसको छोड़ के फिर मैं फ्रीलांसिंग में लग गया था। तो 2020 के एंड तक समझे वही किया। तो देखिए उस टाइम पे भी यही था, और उसके उस टाइम पे ना ये रिडक्स भी न्यू आया था, देखिए इसको 8 साल हो गए पूरे, ठीक है। तो अब रिडक्स आया, इतना मुश्किल किया है किसी को समझ ही ना आए, ठीक है। ये स्टेट मैनेजमेंट होती है, मतलब जो आपके एक एप्लीकेशन का डेटा होता है ना उसको मैनेज करने के लिए होता है। ये कॉम्प्लेक्स डेटा जो होता है, जैसे बहुत बड़ा आपका डेटा है जिसमें यूज़र का भी है, प्रोडक्ट का भी है, कैटेगरी का भी है, फिर डेटा ऐड रिमूव अपडेट सब हो रहा है, और पूरी उस स्टेट को, स्टेट में बोल रहा हूँ समझे डेटा का स्टोर, उसको मैनेज करने के लिए ये होता था लाइब्रेरी है रिडक्स, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, रिएक्ट की नहीं, जावास्क्रिप्ट। तो भाई ये आया तो सबने इसको सीखा, बड़ा मुश्किल लगा,
तो एक हफ्ता मतलब इसको सीखने में समझने में लग जाया करता है। ये छोटा सा लेकिन एक हफ्ता सिर्फ समझने में लगता है। तो भाई मैंने इसको बड़ा अच्छे से पढ़ा और जो है ना फिर हमारे बहुत अच्छे सर थे, सर निशान जी, उनसे मैंने सीखा इसको। और मैंने पता नहीं कितने टीचर से पढ़ा है ना, तो अब देखिए आप बहुत मसला होता है, टीचर चेंज होता है, पहले नहीं होता था। तो फिर रिडक्स जो है ना बड़े अच्छे से पढ़ा और फिर क्लास को भी पढ़ाया पूरी, ठीक है, अपनी क्लास को। तो इससे बड़ा फायदा हुआ। फिर जब इंटरव्यू में बता दिया नहीं पे कि यार रिएक्ट आती है और रिडक्स क्या आती है, बोले रिडक्स क्या आती है, ऐसे मतलब होता था। बोले वाह यार जबरदस्त, ठीक है। तो बोला बस आ जाओ, ठीक है, ऑफर फॉरन मिल जाया करते थे। तो मतलब इतना पॉपुलर था पहले ना सब, खैर अब भी है, ठीक है। लेकिन ये क्या मार्केट बड़ी हो गई, काम लेकिन अब भी ज़्यादा है। लेकिन आपकी एआई वगैरह ये सब, अच्छा पहले एआई भी नहीं था भाई, जाहिर सी बात है यार, एआई वाला टाइम का आपने ही देखा है, हमने नहीं देखा था, ठीक है ना। तो कैसे बनता था वो सब खुद ही करना पड़ता था, एक एक लाइन खुद देखना पड़ती थी। हाँ, तो ये जो रिएक्ट है ना, मतलब जब एक चीज़ को आए में 2-3 साल हुए हो ना, तो इंटरनेट पे भी इतना मटेरियल नहीं होता उसका। जब इंटरनेट में कुछ सर्च करो तो कुछ आता ही नहीं। अबे बोले यार सर्च भी कर रहे हैं, कुछ आ ही नहीं रहा, तो कैसे करें। तो खुद ही दिमाग लगा लगा के खुद ही चीज़ों को समझ के करना पड़ता था। स्टैक ओवरफ्लो था उसमें, लेकिन लिमिटेड चीज़ें थी, नहीं थी ना, अब बहुत है, ठीक है। अब तो स्टैक ओवरफ्लो भी डेप्रिकेट हो गया। डॉक्यूमेंटेशन, हाँ भाई ये एक वाहिद चीज़ थी जिससे आसानी होती थी, और उससे हम जो है ना सीख के जो है करा करते थे इसको। कोई से हाँ अभी भी चलाएंगे, चलेगी बिल्कुल, ठीक है ना। तो क्या डिप्लॉय लिंक जो है ना वो एक्सपायर हो गए होंगे, बहुत पुराने हैं क्योंकि, लेकिन जो है ना सिंपल क्विज ऐप जो है ना वो बना दी थी, और फिर जो है ना दोबारा से एडमिशन मिल गया था, फिर जो है ना वो एंड तक चला। और माशाल्लाह एंड में क्लास में जब कोई टीचर नहीं था तो मैंने क्लास को पढ़ाया, ठीक। और फिर जब से पढ़ाना शुरू किया, फिर जो है मैंने पढ़ाया बैच 5 को एज अ टीचर असिस्टेंट, मतलब टीचर के साथ मिल गए। और तो बैच 5 माशाल्लाह भाई सैलानी का सबसे जो है ना सक्सेसफुल बैच रहा है, बैच 5। और जो है ना बैच 4 भी हमारा भी, और जो है ना इससे पहले बैच 2, 4 और 5 ये जो है ना बड़े सक्सेसफुल रहे हैं। क्योंकि इसमें जो भी निकला है ना वो जो है ना बड़ा बेहतरीन पढ़ के निकला है, और आज जो है ना बहुत मतलब अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है। जैसा है गीक्स ऑफ क्लासी कंपनी है, जैन मुस्तफा उनके फाउंडर है, तो बैच 2 के स्टूडेंट हैं सैलानी के, ठीक है। तो उसमें तकरीबन उनके पास 60+ एम्प्लॉइज हैं, ठीक है ना, और $1 मिलियन तक की इनकी मंथली अर्निंग है, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरह से मतलब है, सॉरी 1 मिलियन बोल दिया, ज़्यादा हो गया, $1 लाख, ठीक है ना। तो $1 लाख भी खैर कोई कम अमाउंट नहीं है, तो अच्छी खासी अमाउंट है, ठीक है। तो बाकी जितने भी जैसे बैच 5 के लड़के थे वो भी सारे मतलब अच्छे कमा रहे हैं, बाहर मुल्कों में हैं। फिर जो है मैंने जो ना लीड किया था, थरपारगढ़ से बच्चे आए हुए थे उनको, ठीक है, मतलब उन्होंने जावा स्क्रिप्ट किसी और से पढ़ ली थी, फिर मैंने इनको रिएक्ट पढ़ाई थी, रिएक्ट और ये रिडक्स वगैरह सब। तो जब उनका टेस्ट था, हैकाथॉन था, और उसको चेक करने लोग आए थे ना हैकाथॉन को, सर निशान भी आए थे उससे लोग भी, तो वो सारे हैरान हो गए थे यार ये बच्चे थरपारगढ़ से आए और उन्होंने रिडक्स लिखी है इतने अच्छे कोड से, ठीक है ना। तो मतलब इतना मतलब उस टाइम पे था इसका कि यार जिसने रिडक्स लिख दी ना तो उसने पता नहीं क्या कर दिया। उन्होंने मतलब साफ सुथरी बेहतरीन स्ट्रक्चर में रिडक्स लिखी, तो सबकी भाई बहुत वाह हो गई। और भाई आज जो है ना वो लोग भी भाई बहुत अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है। अभी मुझे एक दोस्त मिला था तो यही बता रहा था, बोले थरपारगढ़ के बच्चे इतने सारे डॉलर कमाते हैं तो उनसे डॉलर मैं खरीदता हूँ और उनको मैं पैसे दे देता हूँ। तो वाह यार ज़बरदस्त यार, मेरा काम तो तुम गलत कर रहे हो लेकिन ज़बरदस्त। खुशी इस बात से हुई कि वो बच्चे जो डॉलर कमा रहे हैं। काम गलत क्यों? क्योंकि फ़ायदा नहीं ना, डॉलर बाहर ही बाहर पड़े हुए हैं, डॉलर सारे पाकिस्तान में आना चाहिए, ठीक है। जबकि मेरे थोड़े अपने तो बाहर ही हैं लेकिन फिर भी आने चाहिए यहाँ पे, ठीक है जी। तो उम्मीद है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, हम इसको समझते हैं थोड़ा।
अच्छा अब जो है ना हिस्ट्री में जाएंगे तो मैंने बताई ये थी, और थोड़ी और आगे जाएंगे तो उसमें फंक्शन नहीं क्लास यूज होती थी, ठीक है। अच्छा अब भी कुछ कंपनी बोलती है कि ना क्लास यूज करो, ठीक है, क्योंकि वो जो है ना वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, वो दिमाग में बैठी है और यही इसी पे ही रहना है, तो वो कंपनी बोलेगी मेरे रेट में वही यूज़ करो, ठीक है, तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अब 99% लोग जो है ना इसी तरह ही करते हैं ये को, सही। अच्छा अब इसमें देखिए फाइल्स को फोल्डर्स को थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखें नोड मॉड्यूल्स का एक फोल्डर है, ठीक है। इस नोड मॉड्यूल के फोल्डर में काफ़ी सारे फोल्डर हैं, देखें इसमें क्या होता है, जितनी पैकेजेस लाइब्रेरीज मॉड्यूल्स आप इंस्टॉल करते हैं ना प्रोजेक्ट के अंदर, वो उन सबका कोड इसके अंदर पड़ा हुआ होता है, ठीक है। जैसे आप मोमेंट इंस्टॉल करोगे, आप ESLint, ESBuild कुछ भी इंस्टॉल करोगे तो सबका कोड पड़ा होगा इसके अंदर। अब देखिए बीट को खुद इतनी नीड होगी चीज़ों की, तो इस वजह से इसने यहाँ पे चीज़ों को इंस्टॉल कर दिया, सही है। तो जितने भी मॉड्यूल्स पैकेजेस वगैरह हैं सब जो है ना इसके अंदर जाते हैं, क्लियर। अच्छा फिर हमारा पब्लिक फोल्डर है। पब्लिक फोल्डर के अंदर ना हम एसेट्स डालते हैं, इमेजेस हो गई, आइकन्स हो गए, इस तरह डाल देते हैं। फिर वो ग्लोबली पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपको स्लैश के साथ मिल जाते हैं। जैसे आपने कहीं भी स्लैश लगाया और आपने इसका, जैसे मैंने इसमें डाली हुई है फॉर एग्जाम्पल लोगो PNG, तो आपने लोगो .png लिखा तो वहाँ पे वो इमेज आपको मिल जाएगी पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये स्टैटिक होता है, लेकिन स्टैटिक मतलब ये होता है कि इसका बिल्ड से कोई ताल्लुक नहीं होता। जब बिल्ड बनाएंगे ना तो वो इसको इग्नोर करेगा, इस पर ये पूरे पब्लिक को उठा के बिल्ड के अंदर ले जाएगा। वो ये नहीं देखिएगा कौन सी इमेज यूज़ हो रही है कौन सी नहीं, ठीक है ना। वरना इसमें बिल्ड का सबसे बड़ा फायदा यही है कि जो चीज़ यूज़ नहीं होती ना उसको बिल्ड में लेके ही नहीं जाता है, जिसकी वजह से बिल्ड हमारी जो है ना बहुत ऑप्टिमाइज बनती है, ठीक है ना। बिल्ड समझ आ रही है किसकी बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, जो सिंपल स्टैटिक फाइल्स जनरेट होंगी हमारे पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट। सोर्स के फोल्डर का भी आते हैं, इसमें सारा हमारा मेन कोड होगा जिसमें हम सारा कोड लिखेंगे। गिट इग्नोर पता है, ये एक फाइल है जो चीज़ें गिट से इग्नोर करवानी है कि गिट उसको ट्रैक ना करे, तो वो इसके अंदर डाल देंगे। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डालेंगे, कुछ चीज़ें यहाँ होंगी कुछ नहीं भी होंगी। जैसे नोड मॉड्यूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डालना, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स की इतनी सारी फाइल्स होती हैं। काफ़ी जूनियर ना ऐसे रिजेक्ट करते हैं, अपना कोड दिखाते हैं गिटहब पे, वहाँ नोड मॉड्यूल्स पड़े होते हैं। जब इंटरव्यूअर देखता है बोलता है भाई ये तो इसको इसकी तबीयत नहीं है, रिजेक्ट करो, ठीक है। क्योंकि नोड मॉड्यूल्स को कभी भी गिटहब पे नहीं लेके जाया जाता, ठीक है। गिटहब पे आपका ना ये सारा नीचे वाला कोड आता है कि नोड मॉड्यूल दोबारा इंस्टॉल करोगे फिर आ जाएंगे, ठीक है। ये इंस्टॉलेशन है बस, ये कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से नोड मॉड्यूल्स को आप रखते हैं गिट इग्नोर में, ठीक है। वो प्रोजेक्ट खुद रख देता है, लेकिन समटाइम जैसे मैंने बताया ना बगैर बिल्ड टूल के भी काम करना पड़ जाए तो फिर आपको एक गिट इग्नोर भी खुद बनानी पड़ेगी और उसके अंदर ये सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी जो आपको गिट से इग्नोर करते हैं, क्लियर है। अच्छा ESLint जो है ना ये एक टूल है, एक लाइब्रेरी है जो कि आपके लिखे गए कोड को स्कैन करके चेक करती है कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा। जैसे टाइप स्क्रिप्ट देखिए ना, आपने टाइप स्क्रिप्ट आप चेक कर दिए, कुछ एडिशनल फीचर आपको दे दिए। तो इसी तरह ESLint भी ना ये आपके कोड को स्कैन करता है और गलतियाँ निकालता है, और इसके भी काफ़ी सारे रूल्स होते हैं। जैसे आप समझे सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग फीचर है, टाइप स्क्रिप्ट में अलग फीचर है। मतलब ये पूरी लैंग्वेज नहीं है, ये टूल है, टाइप स्क्रिप्ट पूरी लैंग्वेज है। अच्छा जैसे आपको टाइप स्क्रिप्ट नहीं लगानी ना तो आप जावास्क्रिप्ट के ऊपर ना ESLint लगा सकते हो, तो उससे क्या होगा ये अपने रूल डाल देंगे, लेकिन इसमें एरर नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ वार्निंग आएगी, ठीक है ना। ये बोलेगा कि भाई आपने एक वेरिएबल बनाया है, उसको आपने यूज़ नहीं किया लेकिन फिर भी बना हुआ है तो उसको हटा दो, या ये बोलेगा फंक्शन आपने बनाया लेकिन वो कहीं पे कॉल नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरह की गलतियाँ निकालेगा,
ये आपको बोलेगा भाई आपने डबल इक्वल टू लगाया हुआ है, यहाँ पे ट्रिपल कर दोगे तो अच्छा होगा। और ये रूल हम खुद सेट करते हैं, और कुछ रूल देखें इसने बाइक में खुद ही डाल दिया इसके अंदर कि भाई ये रूल्स हैं, ठीक है। ESLint की वेबसाइट पे जाके भी अगर हम देखेंगे थोड़ा तो हमें पता चल जाएगा। फाइंड एंड फिक्स प्रॉब्लम्स इन योर जावास्क्रिप्ट कोड, ठीक है ना। पूरे कोड को ये एनालाइज कर लेता है और आपको बता देता है कि भाई ये प्रॉब्लम्स है आपके कोड में, और उसके रूल्स होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसके हिसाब से आपको ये बता देता है कि भाई ये आप करेक्शन इसने दिया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वार्निंग है, जो कि ये बोलेगा कि भाई इसको फिक्स कर दो, ये अनयूज है, या फिर यहाँ पे कौन नहीं लेट बनाना चाहिए, या देखो यहाँ पे इन्होंने बिना वजह पाइप साइन लगाया हुआ है ना, एरर है। तो इस तरह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रूल आप डाल सकते हैं। जैसे आप जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन का रूल नहीं होता ना, आपको पता है, सेमीकोलन नहीं भी लगाते लाइन के एंड पे तो चलता है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो सेमीकोलन के बगैर एरर दे देती है, तो PHP में भी होता है। तो आप कोड को साफ सुथरा करना है, लाइन के एंड में डालना चाहिए भाई, वो अच्छा है, साफ सुथरा कोड होगा, अच्छा लगेगा भाई, यहाँ पे लाइन एंड हो रही है पता चल जाएगा। तो आप उस वो वाला रूल जो है ना डाल सकते हो इसके थ्रू कि भाई ESLint चेक करें हर लाइन को, जिस लाइन के एंड में नहीं हो तो बताएंगे कि नहीं है। तो ESLint का ये सारा काम है, सही। अच्छा, अभी जितना है वो ये खुद कंट्रोल करेगा, आप कुछ नहीं करना। इन फ्यूचर आपको कभी नीड हो किसी रूल की तो आप रूल में जाके उसके डाल सकते हैं, ठीक है। और रूल इसके मतलब समझना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपको जो भी चीज़ करनी है वो रूल आजकल AI है, आप AI को बोलेंगे भाई मुझे ये चाहिए कोड के अंदर, वो इसका रूल बना के देगा और आप डाल देंगे। index.html की फाइल ये आपकी मेन फाइल है पूरे प्रोजेक्ट की। पूरा प्रोजेक्ट, पूरी वेबसाइट इस एक फाइल के थ्रू चलती है। जो डिव पड़ा हुआ है इसमें, इस डिव के अंदर आपकी कंप्लीट वेबसाइट रन होती है, ठीक है ना। और ये मेन फाइल इसमें बता दिया कि SRC के अंदर main.txt ये आपकी मेन फाइल है। अच्छा, पैकेज लॉग जेसन, पहले पैकेज लॉग जेसन समझते हैं, इसको बताया था मैंने, क्या था ये? पैकेज.json की फाइल क्या होती है? जो आपका प्रोजेक्ट है ना उसकी डिटेल होती है, ठीक है। अच्छा, जितनी भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज है ना, फ्रेमवर्क, लाइब्रेरीज, टूल या जो भी, सबका पैटर्न यही होगा, फॉर्मेट यही होगा, पैकेज.json होगी हर जगह, ठीक है। इसमें जो आपका पूरा प्रोजेक्ट है उसकी सारी डिटेल मौजूद होती है। जैसे कि प्रोजेक्ट का नाम आ गया, प्रोजेक्ट प्राइवेट है, पब्लिक है, जो भी है, प्राइवेट है या नहीं, वर्जन आ गया, टाइप आ गया। स्क्रिप्ट इसमें वो है कि जो आप रन करते हैं CMD के अंदर, ठीक है। टर्मिनल के थ्रू जब आप कमांड लिखेंगे ना तो वो ये वाली कमांड है, डेव है, बिल्ड है, लिंक है, प्रीव्यू है, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसको क्या क्या है। डिपेंडेंसीज का क्या मतलब है कि भाई आपका जो प्रोजेक्ट है ना उसमें आपने ये चीज़ें इंस्टॉल की हैं, ठीक है, और इसकी बेस पे वो सब प्रोजेक्ट चल रहा है आपका। तो अभी हमारे पास दो चीज़ें इंस्टॉल है, रिएक्ट और रिएक्ट डॉम। तो देखिए, सिंगल रिएक्ट ये वाली लाइब्रेरी है और इसके साथ लाइब्रेरी है रिएक्ट डॉम, दोनों के सेम वर्जन चल रहे हैं, दोनों एक साथ मेंटेन होती हैं, अपडेट होती हैं, और इस दो लाइब्रेरी से मिला के सारा काम होता है, सही। अभी इससे भी कंप्लीट वेबसाइट नहीं बनेगी, अभी इसमें एक दो लाइब्रेरी और डालनी पड़ेगी तो जाके आपकी कंप्लीट वेबसाइट बनेगी। डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज एक ही चीज़ है, दोनों का फर्क इतना है, ये वाली जो डिपेंडेंसीज है ना ये प्रोडक्शन के लिए होती है, मतलब आफ्टर बिल्ड, जब हमने कोड लिख लिया, सब कुछ कर लिया, तो जब बिल्ड बनेगी तो उसमें ये चाहिए होगी। नीचे डेव डिपेंडेंसीज जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम के लिए होती है। तो मैं कोड लिख रहा हूँ, कोड को चला रहा हूँ तो उस टाइम के लिए। जैसे टाइपस्क्रिप्ट डेवलपमेंट के टाइम पे लिए हैं, ESLint डेवलपमेंट के टाइम के लिए हैं, तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट के टाइम वाली हैं। टाइपस्क्रिप्ट में देखिए इसमें डाला हुआ, फिर टाइपस्क्रिप्ट की प्रोडक्शन में कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वहाँ पे ब्राउज़र पे जावास्क्रिप्ट ही चलती है। तो डेव डिपेंडेंसीज में वो चीज़ आती है जो सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पे चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक लाइब्रेरी का नाम देता हूँ, Moment.js, आप बताएं
डिपेंडेंसीज में जाएगी या डेफ डिपेंडेंसीज में जाएगी? डिपेंडेंसीज में जाएगी, ठीक है। तो डिपेंडेंसीज में क्यों जाएगी? क्योंकि उसका काम प्रोडक्शन के लिए, टाइम तो उसको हर जगह देखना है ना, सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पे नहीं देखना, ठीक है ना। तो इस तरह टाइप स्क्रिप्ट देखें किस में गई है? डेफ में गई है। क्यों? क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट का काम है सिर्फ कोड लिखना, ब्राउजर को समझाना इसका काम नहीं है, ठीक है। वो जावास्क्रिप्ट भी जाती है। तो जो भी ऐसी चीज़ होती है, देखिए वाइट भी इसी में पड़ा हुआ है, क्योंकि वाइट का काम भी सिर्फ डेवलपमेंट की हद तक है। ब्राउजर पे जब जाएगा ना कोड और प्रोडक्शन पे जब जाएगा तो उसमें सिर्फ 2-3 फाइल जाएंगी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट बस, ठीक है। और ब्राउजर किसी को जानता ही नहीं है, ब्राउजर वाइट को भी नहीं जानता होगा कि भाई वाइट कौन है, ठीक है ना। तो वाइट जो है ना, वाइट हमें एक तरीका दे रहा है कि भाई ऐसे कोड लिखो और फिर मैं जो है ना तुम्हें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की फाइल बना के दे दूंगा और फिर वो आप ब्राउजर पे डाल दो। बात समझ आई? तो ये सिर्फ और सिर्फ हमने डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया होगा। अच्छा जी, पैकेज लॉग जेसन में क्या होता है? इसमें भी बहुत सारी डिटेल होती है जो कि पैकेज डॉट जेसन में है, ठीक है जी। और प्लस इसमें अच्छा देखिए, अब जब एक पैकेज इंस्टॉल करता हूँ ना, लेट्स सपोज मैंने वाइड इंस्टॉल किया, वाइड का वर्जन है मेरे पास 6.3.5, ऐसे ही वर्जन है ना, इसको भी समझेंगे अभी कि क्या सीन होता है इसका, ठीक है। अब वाइड का वर्जन है कौन सा? 6.3.5। वाइड एक लाइब्रेरी है, तो ये एक बिल्ट टूल है, लाइब्रेरी है, लेकिन वाइड खुद भी कुछ लाइब्रेरीज को यूज कर रहा होगा, हो सकता है ना नहीं? ठीक है, इंटरनेट पे 4 लाइब्रेरी मौजूद हैं जावास्क्रिप्ट की, मैंने उन 4 को यूज किया और एक बना दी अपनी, और जब कोई मेरी यूज करेगा और मैं पीछे वो 4 यूज कर रहा हूँ, हो सकता है ना। तो वाइड हो सकता है पीछे बहुत सारी लाइब्रेरीज यूज कर रहा हो, टाइप स्क्रिप्ट हो सकता है पीछे बहुत सारी लाइब्रेरीज यूज कर रहा हो। तो इस तरह जो भी पैकेज डाले ना, पीछे कोई ना कोई लाइब्रेरी यूज कर रहा हो, तो उन सारी चीजों की डिटेल मौजूद होगी पैकेज लॉग जैसे में। देखें ये बेबिल कर रहा है, ठीक है, बेबिल बताया ना ये क्या होता है, क्या होता है? अच्छा समझाने यार, देखिए ये सुनने से भूलते हैं ना, लिखेंगे तो याद आएगा, लिखने से याद रहेगा। और ये इंटरव्यू क्वेश्चन है भाई, सिंपल इंटरव्यू क्वेश्चन है भाई के भाई बेबिल बता दो क्या होता है। कंपाइलर है, क्या करता है? बस देखिए एडवांस जावास्क्रिप्ट कोड को ब्राउजर अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट करता है, सिंपल जवाब है। ज़्यादा अभी देखिए हो सकता है इंटरव्यूअर इसके बेबिल के अंदर घुस जाए, बेबिल कैसे चल रहा था, ठीक है। आप सोचो वहाँ नहीं पढ़े कब से इतना तो मालूम रखें कि करता क्या है, बचत तो हो जाए इंटरव्यू में, इतना बता जाए इंटरव्यू में बोलेगा चलो इतना तो पता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि इंटरव्यू बेबिल के अंदर जाए, बोले ये क्या होता है वो क्या, आपने मुझे बेबिल नहीं पता, ये अंदर पूछ गए, ठीक है। तो कम से कम बता दो कि करता क्या है, ठीक है। इसमें ना बैकपैक बताया था, मॉड्यूल बंडल, ठीक है, क्या करता है सारी फाइलों को लेके बंडल में सेव करता है। तो इस तरह देखिए ये काफ़ी सारी लाइब्रेरीज इसके अंदर पड़ी हुई हैं, बेबिल भी पड़ा हुआ है और दूसरी भी इसमें काफ़ी कुछ है। देखें ESLint आ गई, लोडेश आ गई, देखें अब लोडेश इतनी पॉपुलर लाइब्रेरी है, ठीक है। इस लाइब्रेरी का काम क्या है कि आपको जो है ना जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे मेथड्स प्रोवाइड करना, मतलब काफ़ी ऐसे मेथड जो जावास्क्रिप्ट में नहीं है और जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही इसने बना के दे दिए। बात समझ रहे हैं ना, ये आप ही कर सकते हैं ये काम। आप बोले भाई मैं अपनी एक लाइब्रेरी बना रहा हूँ, उसमें आपको ना मैं मेथड्स दूंगा, ऐसा मेथड दूंगा जो एरे में से डुप्लीकेट वैल्यू को खुद रिमूव कर देगा, या एरे में वैल्यू को फाइंड कर देगा, या एरे में मिसिंग नंबर ढूंढ के ला देगा। तो आप मेथड बना के एक लाइब्रेरी बना के पब्लिश कर दें। तो इस तरह लोडेश एक लाइब्रेरी है जो कि आपको
इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कर दिया। देखिए अब देखिए डिफॉल्ट का मेथड है, इसने क्या किया, दोनों वैल्यू को मर्ज कर दिया, ये वाला ऑब्जेक्ट था इसको इसके साथ मर्ज कर दिया और फाइनल रिजल्ट आपको ला के दे दिया। पार्टीशन ने देखिए ये कर दिया। तो इस तरह इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन है और इसमें काफ़ी सारे आपको जावास्क्रिप्ट के मेथड मिलते हैं। देखिए चंक मेथड है, इसको आप एरे देंगे, चंक का साइज देंगे, ये उसको चंक बना देगा। जैसे 20 की एरे ना, 20 एलिमेंट पड़ेगा एरे के अंदर, आपने साइज दिया 2 तो ये क्या करेगा 10-10 के 2 चंक बना देगा। चंक बनाएगा छोड़ देगा। तो अभी जावास्क्रिप्ट में नहीं है ना ये चीज़। अच्छा पीछे इसने की ये चीज़ करी जावास्क्रिप्ट से ही है, लेकिन आपके लिए आसानी हो गई कि आपको करना नहीं पड़ी, आपको बनी बनाई मिल गई। तो इस तरह लाइब्रेरी होती है, लोडेज बहुत फेमस लाइब्रेरी और एक अंडरस्कोर भी होती है इसी तरह से। ठीक है ना, तो ये भी सेम काम करती है। ईच का मेथड हो गया, मैप का मेथड हो गया, इसने मैप मेथड विद एडिशनल फीचर आपको दिया हुआ है, वेयर, तो ये बहुत सारे देखिए मेथड आपको दिए। अच्छा अब देखिए हमने जो लाइब्रेरी इंस्टॉल की है उसमें से कोई ना कोई लाइब्रेरी इसको यूज़ कर रही है, हो सकता है टाइपस्क्रिप्ट कर रही हो सकता है इसको बीट को यूज़ करता हो। तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है हमें मिल गई पैकेज log.json की फाइल में। ठीक है, माइक्रोमैन और बहुत सारी लाइब्रेरी। अच्छा इनका हमें कोई भी काम नहीं। नैनो आईडी देखिए एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि आपको ना एक रैंडम आईडी जनरेट करके देती है। ठीक है ना, नैनो आईडी आप देखेंगे ऐसी लाइब्रेरी है जो कि आपको रैंडमली एक आईडी जनरेट करके देती है। देखिए आपने इसको कॉल किया, ये इसका आईडी बना दिया। ठीक है, अब ये हमने तो इंस्टॉल नहीं की यहाँ पे, तो इस नैनो आईडी को यूज़ करना होगा वाइट या कुछ और। ठीक है ना, तो हमने क्योंकि इंस्टॉल किया हुआ है अपने पास रिएक्ट नॉर्म और ये सारी चीज़ें, बाकी ये चीज़ें शायद हो सकता है नैनो आईडी को यूज़ करनी हो। तो पैकेज लॉग जैसे समझ ला गए क्या होता है इसका, प्रोजेक्ट की डिटेल हमारे प्लस पैकेजेस के अंदर जो पैकेजेस यूज हो रहे हैं उनकी डिटेल। ठीक है, रीड मी नॉट एमडी किससे होती है बताएं? एमडी कौन सी लैंग्वेज है? मार्कडाउन। ठीक है, डेवलपर को ना ये भी आनी चाहिए वैसे, मतलब मैंडेटरी नहीं है, ये आएगा तो मतलब समझे वो अच्छा डेवलपर है सब। जब वो मार्कडाउन में लिखेगा ना कोड और गिटहब पे अच्छा सा वो नज़र आएगा तो ठीक है। तो बड़े कम लोगों के पास एक्सपर्टीज होती है ये भाई ना, हर काम नहीं होता ना ये जैसे भाई, थोड़ा काम ना खुद भी करने का होता है। ठीक है, वरना देखिए आजकल ऐसी चीज़ पे ना बड़ी बात चल रही है कि यार एआई इंजीनियर्स निकल रहे हैं मार्केट में। ठीक है ना, वो रियल वाले एआई इंजीनियर नहीं बल्कि फुल स्टैक इंजीनियर प्लस एआई इंजीनियर। ठीक है, तो हर जगह मतलब एआई का इस्तेमाल नहीं होता, थोड़ी मतलब अपनी एक्सपर्टीज आपको दिखानी होती है, कुछ ना कुछ याद रखना होता है। अभी आपका एक इंटरव्यू होगा, आपको पता चल जाएगा कि आप क्या हो। ठीक है ना, देखिए फ्रीलांसिंग करेंगे ना, फ्रीलांसिंग तो काम चलता रहेगा, क्लाइंट मिलेगा काम देगा आपको, आप उसका काम करके देंगे, भले एआई से करें किसी से भी करें, उसको अपना काम मिलेगा, वो खुश, आपको पैसे देगा, काम हो गया। इस तरह लाइफ चलती रहेगी। लेकिन जब लाइफ आई ऐसी जगह पे जब क्लाइंट आपको टेक्निकल मिल गया, वो बोले भाई मेरा काम तो इम्पॉर्टेंट है, मैं तो पहले आपका इंटरव्यू लूँगा, और अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो आप पहले प्रोजेक्ट के ले रहे थे $250, मैं आपको $2500 दूँगा, ये आपको काम अच्छा लगाएगा आपसे। तो अब आप उसको इंटरव्यू देने बैठोगे 3 साल बाद तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। आप बोलोगे यार मैं 3 साल क्या किया मैंने, तो 3 साल आपने एआई किया, सिंपल। ठीक है, और ये बहुत देखिए समझे एक तरह से जलालत वाली बात है। क्या एक बंदा है मेरे 3 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, और जब उसका इंटरव्यू करो तो उसको कुछ नहीं पता है। ठीक है,
फिर या तो फिर वो छुप छुपा के इस तरह ही काम करते रहे जिंदगी भर कि भाई अच्छी कंपनी में भी नहीं जाना, अच्छे क्लाइंट के पास भी नहीं जाना, मुझे जो है ना बस ऐसे छोटे मोटे क्लाइंट मिलते हैं और मैं 50,000 लाख महीना कमा के अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ। सही, मतलब काम सबका चलेगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो बोले यार मैं तो फारिग ही रह गया, काम चल जाएगा सबका। लेकिन अभी डिपेंड करता है किसको कितना आता है, ठीक है, और वो खुद से कितना कर सकता है, वो उतना आगे बढ़ेगा। ठीक है ना। तो भाई मेरी देखिए शुरू से एक आदत थी, हमने कंपनी भी चलाई है, हम 3 दोस्तों ने मिलकर 1.5-2 साल तक, उसी टाइम पे पहले ही 2020 की बात है। तो कोई भी क्लाइंट आता था ना तो बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड कर दिया करता था मैं, ठीक है ना। तो काफ़ी क्लाइंट भाग जाया करते थे। एक क्लाइंट आया अपना बजट लेके समझो 250 का, ठीक है, मैंने उसको इतना पैसे बताया, चला गया। दूसरा क्लाइंट आया वो 250 का बजट ले सकते मैं, तो चला गया। तो अब उसमें से एक क्लाइंट ऐसा आया कि मैंने उसको बजट दिया, समझ में आ गया, इंटरव्यू लिया और बोला ओके भाई। तब उसका इतना अमाउंट था कि जितने क्लाइंट भागे ना सबको कवर कर लेगा, ठीक है, बात समझे। तो मैं इस मॉडल में चलता था। मेरे जो पार्टनर्स थे वो मना करते थे, भाई तुम हर क्लाइंट भगा रहे हो। तो मैंने भाई पैसा ज़्यादा, पैसा कम नहीं, ठीक है ना, ये काम अच्छा दे रहे हैं ना तो फिर पैसा भी अच्छा मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब पैसा कम और पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी मार्केट खराब इस वजह से कोई दुनिया में कि प्लेटफॉर्म के अंदर ना, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में कोई $1 का ऑप्शन नहीं होता, मतलब $1 में वेबसाइट, कम से कम $5 का ऑप्शन होता है, तो 5 पे ले लो उसे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ अगर $1 का भी ऑप्शन होता ना तो बंदा आगे बोलता कि क्लाइंट को सर मुझसे $1 में बनवा लें, ऐसा काम चलता है, ठीक है ना। तो मतलब $5 में पूरी वेबसाइट दे रहा है बना के। आप सोचिए वो क्या लोग, कौन लोग होंगे, क्या लोग होंगे, ठीक है ना। तो फिर वो क्लाइंट को भी पता है कि उस क्लाइंट को भी काम निकालना है और उसको भी निकाल के देना है। ये अब वो AI से कर रहा है, नेट से भी कर रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। और जो अच्छा क्लाइंट होगा उसको पता है कि भाई $5 ले रहा है तो ये तो काम तो बहुत ही घटिया करेगा, ठीक है ना, ज़्यादा पैसे ले रहा है तो उससे ज़्यादा काम अच्छा करेगा, ठीक है। तो अपने काम के हिसाब से प्राइसिंग, ठीक है जी। तो ये मार्कडाउन की फाइल हो गई जो कि गिटहब पे भी आप लोग देखते हैं, शो होती है। ts-config.app.json सिंपल टाइप स्क्रिप्ट की जो फाइल थी ना हमारे पास, वही वाली फाइल है। वाइट को मुझे चाहिए था, इसमें रूल इनेबल किया है, ES 2020 डाली हुई इसने, ठीक है, और सारे मॉड्यूल और सब कुछ, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी वहाँ भी। तो इसने अपने हिसाब से चीज़ों को सेट किया हुआ, इसको यही रहने दें। और अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट का कोई नया रूल इनेबल करना है तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है ना। ts-config.json, ts-config.app.json, ठीक है। तो इसी से यहाँ पे उठ रहा है दोनों, मतलब ये मेन फाइल है टाइप स्क्रिप्ट की, और ये 2 फाइल से उठा रही है, ये स्क्रिप्ट और इसको दे रही है, ठीक है। मतलब टाइप स्क्रिप्ट यहाँ से रीड कर रही है और हम इसको यहाँ से और यहाँ से दे रहे हैं। ये नॉर्मल फ्रंट एंड के लिए है रूल्स, और ये वाले जो है नोड के लिए है, जो हमारा सर्वर चल रहा है ना, जब हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं ना तो एक Node.js का सर्वर चलता है, जिससे उसके थ्रू हमारा पूरा प्रोजेक्ट चलता है। तो ये उसके सारे रूल्स, ठीक है। और ये आ गई आपकी white.config.ts, ये वाइट की कॉन्फ़िगरेशन है। अभी हमने इसको बता दिया कि भाई रिएक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वाइट को पता चल गया कि भाई जो भी चीज़ें सेट करनी है वो रिएक्ट के हिसाब से करनी है, और वाइट के अपने काफ़ी रूल्स होते हैं, ठीक है, प्लगइन्स होते हैं जो कि आप डाल सकते हैं, ठीक है। आप जैसे लेट्स सपोज आपको उसको कुछ बोलना है कि भाई जब आप बिल्ड बनाओ ना तो बिल्ड बनाने से पहले ये वाला काम कर देना। हो सकता है हम लैंग्वेजेस की सपोर्ट डालें, उर्दू, इंग्लिश, अरबिक, तो हम वाइट को बता दें कि भाई जब बिल्ड बनाओ ना तो ये वाली लैंग्वेज की फाइल भी प्रोसेस कर देना। तो इस तरह के काफ़ी रूल्स होते हैं जिसके लिए इसने अपनी फाइल बना के दी थी, ठीक है सर। अलग अलग फाइल बना के करते हैं। एक वो ऑटो वाला भी होता है सीन, वो तो गूगल ट्रांसलेट का प्लगइन होता है, लेकिन प्रॉपर काम फाइल बन के होता है। अभी देखेंगे देखना,
बारे में बताता हूँ दोबारा से। देखिए सिंपल ESLint जो है ना, जैसे एक आपका टूल है, इसका काम क्या, फाइंड एंड फिक्स प्रॉब्लम इन योर जावास्क्रिप्ट कोड। आपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा तो समझे ये एक स्कैनर है कि आपके कोड पे स्कैन करेगा, आपको चलाना पड़ता है, ठीक है। जैसे इसकी कमांड दी है ना यहाँ पे लिंक, तो जब आप कमांड चलाएंगे लिंक की तो ये ESLint का स्कैनर चल जाएगा आपके कोड पे और ये आपकी फाइल को जाके चेक करेगा कि भाई इसमें कोई गलती तो नहीं की भी आपने, ठीक है। फिर देखिए इसमें फॉर्मेटिंग के रूल्स भी होते हैं, टाइपस्क्रिप्ट में फॉर्मेटिंग के रूल्स नहीं होते, ठीक है ना। अब जैसे कि जावास्क्रिप्ट में एक बंदे को आदत है फंक्शन ऐसे बनाने की, ठीक है। कोई बंदा फंक्शन को ऐसे बना रहा है, यहीं पर ही सब लिख रहा है, ठीक है जी। कोई बंदा फंक्शन को इस तरह स्पेसिंग दे के बना रहा है, सबकी अलग अलग आदत हो सकती है। ये सिर्फ फंक्शन की एग्जांपल दिए, कोई वेरिएबल अलग तरीके से बना रहा है, कोई इफ स्टेटमेंट अलग तरीके से बना रहा है, कोई फॉर लूप अपने अलग तरीके से बना रहा है। फॉर लूप जो है ना कोई ऐसा बना रहा है, ठीक है, इसकी ये यहाँ पे बन हो रही है, ठीक है, लिख सकता है। इसी तरह हमारा कोड सारा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है और जब ये कोड जाएगा प्रोडक्शन में, जाहिर सी बात है खराब कोड है, ठीक है ना। तो हम सबको एक जगह कैसे अलाइन करें कि भाई सारे जो है ना एक ही पटरी पे चलो, सारे इधर उधर नहीं निकलो। तो इसके लिए हम रूल सेट करेंगे। ESLint को बोलेंगे कि भाई एक रूल है, जैसे इसका एक रूल होता है, एक हमारे पास फॉर्मेटर होता है प्रीटियर के नाम से, ये कोड फॉर्मेटर है, ये आपके कोड को ना फॉर्मेट करता है, मतलब ये बताता है कि भाई कोड जो है ना इस तरीके से लिखो। जैसे अभी कोड ऐसे लिखा हुआ है ना, प्रीटियर के थ्रू ये आपका कोड जो है ना ऑटो फॉर्मेट हो जाएगा। हम देखा होगा ना HTML की फाइल में भी होता है, CSS में भी होता है, एक्सटेंशन डाल देते हैं हम PS कोड में, वो उसको कर देते हैं अपने आप, हो जाता है फॉर्मेट, बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसका तो काम है फॉर्मेट करना, लेकिन ESLint का काम है ये मेक श्योर करना कि वो जो कोड है वो इससे मैच कर रहा है या नहीं, द फॉर्मेट है प्रॉपर या नहीं। अगर फॉर्मेट नहीं होगा ESLint जो है ना वो एक वार्निंग जनरेट कर देगा कि आपने जो कोड लिखा है ना वो सही तरह फॉर्मेट है, ठीक है। तो इस तरह फिर और भी रूल्स आ जाते हैं कि आपकी ना हो सकता है, अब जैसे कुछ लोग ये आदत है, जैसे मैंने एक लाइन छोड़ी है ना, कि कुछ लोग 2 लाइन छोड़ देते हैं, कुछ लोग भाई 4 लाइन छोड़ देते हैं, कुछ लोग जो काम करते हैं वो 1 लाइन भी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो सबकी अलग अलग आदत है। अब हम इसका भी एक स्टैंडर्ड बनाए कि भाई 1 लाइन छोड़े, बस 2 क्यों छोड़ने लगा, ठीक है। तो हमने स्टैंडर्ड बना लिया कि 1 लाइन छोड़नी चाहिए। अब जो वो बंदा आगे काम करेगा ना जिसकी आदत है 2 लाइन छोड़ के काम करने की, तो ESLint उसको बोलेगा कि भाई 1 लाइन अलाउ है, ठीक है, समझे। तो ये वाली जो चीज़ें ना ये ESLint से करते हैं। तो टाइपस्क्रिप्ट इसमें फर्क समझ आ गया। टाइपस्क्रिप्ट ये नहीं देखेगा कि आपका कोड किस फॉर्मेट में पड़ा हुआ है, उसका काम ही नहीं, उसको तो लैंग्वेज है, वो आपको फीचर दे रहा है और सब टाइप देख रहा है। ESLint से ये मजीद चीज़ें आप जो है ना ले सकते हैं। स्कैन करने का टाइम लिखने के टाइम भी दे सकता है, वो VS कोड का फीचर होगा, ठीक है। लेकिन इसका ये कमांड दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा आप इसको चला देना सिंपल npm के थ्रू, npm रन लिख के lint लिख दें, देखिए इसमें चला दिया, स्कैन किया, कोई भी वार्निंग नहीं है। कोड में अगर हम कोई गलती कर दें ना, जैसे कि कोई एरर देखो मैं, तो ये इसने पकड़ लिया कि भाई ऐप में आपकी एरर आ रहा है, सही ना, और इसने बता दिया भाई इस लाइन में आ रहा है, पार्सिंग एरर है, आपके जो ये ब्रैकेट है ना वो नहीं है, ठीक है। तो ये तो एरर है प्रॉपर, ये तो हम भी पकड़ लेंगे, लेकिन ये जो है ना रूल्स के हिसाब से वार्निंग्स को पकड़ता है,
हाँ जो इसके रूल है, हाँ रूल्स खुद से सेट कर सकते हैं। चला लें तो से सबके रूल नहीं आता था। जैसे मैंने बोला मैं इस पे चलाता हूँ, काफ़ी लोग जो है ना ये वाले टर्मिनल को यूज़ करते हैं, ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो जो ये बता रहा हूँ ना, ये हैबिट्स होती है सबकी अपनी अपनी होती है, कोड लिखने की भी, कोड चलाने की भी, ठीक है। अब मैं गूगल क्रोम यूज़ करता हूँ, हो सकता है कोई फायरफॉक्स यूज़ करता हो, कोई माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करता हो, ठीक है ना। तो सबकी अपनी अपनी हैबिट्स की बात है। हाँ अब हम आ जाते हैं SRC में। SRC मतलब सोर्स, ये हमारा मेन फोल्डर होता है और इसके अंदर सारा हमारा मेन कोड होता है। इसके अंदर आपको पहला फोल्डर होता है एसेट्स, इसमें वो आप डायनामिक एसेट्स डालते हैं सारे, आप जितनी भी इमेजेस, वीडियोस या जो भी चीज़ एक्सपेक्टेड ऐप में यूज होगी, फॉन्ट्स वगैरह सब आप इसमें डाल देंगे। और ये बिल्ड में प्रोसेस होगा कि इसमें हो सकता है 10 फाइल पड़ी हुई है, 5 ऐप में यूज हो रही है, 5 यूज नहीं हो रही, तो बिल्ड करते वक्त ना जो यूज हो रही है 5 सिर्फ हो ही जाएंगे, ठीक है ना। तो 5 को इग्नोर करते हो, तो पब्लिक पर सबके सब जाएंगे, उसका बिल्ड से ताल्लुक नहीं है, पब्लिक है। URL तो डायरेक्ट ही चलेगा ना, फाइल डाउनलोड खुद नहीं करने का, जो डाउनलोड करने की चीज़ है वो तो वैसे ही है। हाँ एसिड आप इसमें डालेंगे सारा, ठीक है। देखिए ये बेस्ट होती है, जैसे फेविकोल आइकन होता है ना उसके लिए, या आपने ग्लोबल पब्लिकली कोई चीज़ रखनी है उसके लिए ये पब्लिक बेस्ट है, वरना आपके सारे एसेट्स यहीं जाएंगे। अच्छा ये एसिड ये खुद नहीं दे रहा, ये एसिड डिलीट भी कर दो, दोबारा बना सकते हो, कोई मसला नहीं, ये एसिड ने पहले से बना के दिया। इसमें कीवर्ड डालना है, app.css ये css की फाइल है, ठीक है, सिंपल css जो हम लिखते आ रहे हैं वही है। app.tsx ये React का कंपोनेंट है, इसमें देखिए सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हो रही है, css की फाइल पे इंपोर्ट होती है, ठीक है, कोई लिंक शेक नहीं होता बल्कि जावास्क्रिप्ट है क्योंकि, तो इस वजह से इंपोर्ट होती है। और प्लस लोगो भी इंपोर्ट होता है, इमेज वगैरह सब इंपोर्ट होकर लगती है, इमेज डायरेक्ट नहीं लगेगी, इंपोर्ट होकर लगेगी, डायरेक्ट वो लगेगी जो पब्लिक में पड़ी थी, ठीक है। और आप सारी इमेजेस को पब्लिक में डालेंगे, बेहतर ये है कि एसेट्स में डालें और इंपोर्ट करके लगाएं। फिर ये आगे आपकी index.css की फाइल, मेन फाइल, और ये आगे आपकी सबसे मेन फाइल जो कि आपके पूरे कोड को चला रही है। इसमें देखिए रिएक्ट लाइब्रेरी से स्ट्रिंग मॉड आ गया, ये स्ट्रिक्टली चीज़ों को देखेगा और कुछ एडिशनल फीचर देगा। ये आपका मेन कंपोनेंट है, इंपोर्ट हो रहा है ऐप के फाइल से। अब देखें यहाँ पे इसने गेट किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, जो कि पड़ा हुआ था HTML के अंदर, और उसमें पूरी एप्लीकेशन को रेंडर कर दिया, मतलब जो रिएक्ट की एप्लीकेशन हमने बनाई उसको पूरा रेंडर कर दिया उस HTML के अंदर। तो इस तरह से ओवरऑल कोड जो है ना रन हो रहा है रिएक्ट का। इसमें मेन तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम अपना काम स्टार्ट करते हैं ऐप से। ये देखो कोड है ना HTML सारा यहीं से, ठीक है। तो अब प्रोजेक्ट चलाना हो तो हमारे पास कमांड है डेव की, कि इसको वाइट कोड चलाएगा, yarn dev या npm dev, npm run dev, npm run लिखते हैं ना, उसके बाद ये वाली स्क्रिप्ट की कोई भी कमांड देते हैं तो ये चला देता है जो लिखा हुआ है। तो देखिए इससे चला दिया, ये बोल रहा है इस पे चल रहा है आपका प्रोजेक्ट, इस पे जाके आप देखेंगे तो ये प्रोजेक्ट आ गया, सही। अब देखिए ये लिखा हुआ है वीट प्लस रिएक्ट, ये लिखा हुआ है आपके ऐप के फाइल में क्या आ गया, ठीक है। तो इसको हटा के एसएमआईटी करते हैं, रीलोड वगैरह कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये HTML में रीलोड करते हैं तो पता चलता है ना, इसमें रीलोड नहीं होगा, और इसमें कोई ऑटो रीलोड भी नहीं है। जैसे VS कोड में ऑटो रीलोड लगा देते हैं ना, ऑटो रीलोड पे नहीं, खुद मतलब अपडेट करता है। और ये कॉन्सेप्ट है, समझेंगे आगे कि कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है।
इंडेक्स डॉट सीएसएस इसके साथ लिंक है, ऐप डॉट सीएसएस इसके साथ लिंक है, उड़ा दो, इसको भी उड़ा दिया, इसको भी उड़ा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें से जाके लेकिन हटा दो, इससे हटा दी और ये इससे हटा दी। अब सीएसएस खत्म हो जाएगी, एचटीएमएल रह जाएगी। सही है, यहाँ से पूरा सबको हटा दो ये लोग। ठीक है, ये रिएक्ट का कंपोनेंट है। ठीक है भाई, तो इसमें कुछ ऐसी चीज जो समझ नहीं आ रही, देखो जो फंक्शन भी वही है जो आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, रिटर्न भी पता है, एक्सपोर्ट भी पता है, सही ना। और ये जो इसमें नई चीज आई है कि भाई फंक्शन के अंदर एचटीएमएल, ये नया कॉन्सेप्ट है जो कि क्या है, जेएसएक्स, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट, जिसमें आप एक ही फाइल में जावास्क्रिप्ट प्लस एचटीएमएल को लिख सकते हैं। तो देखिए मैं चलाने लिखा, चलाने आ गया। ठीक है ना, सब कुछ हटा दिया, सिर्फ देखिए सिंपल एक फंक्शन चला रहा है। अब जो कुछ भी लिखना है यहाँ सारा लिख दो, सीएसएस की फाइल बना के उसको स्टाइल करो, बन गया वेबसाइट। जाने क्या मुश्किल है। कहाँ पे कहाँ पे डिस्क है ना, ये वो है बिल्ड है। अब देखिए मैंने ये सिनारियो लिख दिया, ये मेरा एक कंपोनेंट बन गया। अब मैं बिल्ड बना देता हूँ, npm run build, देखिए फॉर्क बनाई। अब इसने नया फोल्डर बनाया डिस्क का, इसमें मुझे ये स्टैटिक बिल्ड दे देता है, एसेट्स आ गए मेरे और मेरी ये index.html की फाइल आ गई। अच्छा यहाँ भी ये नजर नहीं आएगी कि ये चलती है सर्वर के ऊपर। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको सर्वर चाहिए होगा, तो आप ये कर सकते हैं कि आप डिस्क में आओ, इसमें आओ और इसको ना गो लाइव के थ्रू चला दो। ठीक है ना, तो खैर इससे भी अलावा नहीं करना, सिंपल ये। इसके लिए आपको जो है ना एक सेपरेट सर्वर चाहिए होगा, ये डिप्लॉयमेंट के बाद जाके ये चाहिए। ठीक है, तो खैर अभी हमने सिर्फ ना कोड के स्ट्रक्चर को समझा है, कौन सी फाइल क्या कर रही है, कौन सा फोल्डर किस लिए है। तो इसको चला के प्रोजेक्ट बना के तकरीबन इतना समझ के आ रहे हैं। और सिंपल असाइनमेंट ये है कि हेलो वर्ल्ड लिखने मतलब सब हटाएं और हेलो वर्ल्ड लिख के ले आए कि हाँ भाई प्रोजेक्ट समझ में आ गया, प्रोजेक्ट बन भी गया और ये मैंने प्रोजेक्ट को एडिट कर भी दिया, हेलो वर्ल्ड लिख दिया। ठीक है जी, इतना हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास से हम आगे से पढ़ना शुरू करते हैं। कंपोनेंट क्या है, ठीक है, और ये रीलोड क्यों नहीं हो रहा, ये और सिंगल पेज कैसे चल रहा है। ठीक है, तो जो न्यू चीज़ें ना एडिशनल चीज़ें वो पढ़नी है। बाकी जावास्क्रिप्ट आपको आती है, इसमें जावास्क्रिप्ट है, एचटीएमएल आपको आती है, इसमें एचटीएमएल है, सीएसएस आपको आती है, इसमें सीएसएस में नया क्या है जो एडिशनल चीज़ है। मतलब अगर आप रिएक्ट में भी कुछ भी ना पढ़े ना, सिर्फ इतने चीज़ से कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं। एचटीएमएल लिखिए, सीएसएस लिखिए, वेबसाइट बन गई। जावास्क्रिप्ट आप यहाँ लिख देते हैं, फंक्शन यहाँ बन जाता है। इस तरह जो भी फंक्शन आपको बनाना हो, ये आपको फंक्शन आ गया। ठीक है ना, फंक्शन कॉल वैसे ही होगा, ऑन क्लिक लगा देंगे आप और ये फंक्शन आपको कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। तो बस ये इसकी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अभी था ना ऊपर इंपोर्ट जो मैंने हटाया था, जहाँ पे सीएसएस की फाइल बनाई और इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, जैसे app.css। अभी बनी भी नहीं है, बनानी पड़ेगी। ठीक है जी, तो बाकी हम समझते हैं नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी, हाँ वो सब हो जाएगा, ये बताते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।